Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर यहाँ विस्तार से चर्चा हुई है। मैं भी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इस सदन को भी प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि हम सब सर्वसम्मति से आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को, इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें। चर्चा में सभी आदरणीय सदस्यों ने विस्तार से मार्गदर्शन किया है। मैं सबका आभारी हूं। एक बात सही है कि ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। हम में से कई सदस्य ऐसे होंगे जब उस राज्य का प्रतिनिधित्व किया होगा तब उस राज्य की जनता का मूड एक होगा और आज उस राज्य की जनता का मूड दूसरा है। वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जनता ने निर्णय बदले हैं और उस अर्थ में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हिसाब से उन राज्य की जो भावनाएं हैं, वहां की जो सरकार है उसकी भावनाएं हैं, जो कि वहां की जनता ने चुन करके बिठाई है, उसका प्रतिनिधित्व यहां होना बहुत आवश्यक भी है, स्वाभाविक भी है। हम किस दल के प्रतिनिधि हैं उससे ज्यादा हम जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उस राज्य में आज व्यवस्था जो है उसका प्रतिनिधित्व उतनी ही हमारी जिम्मेवारी बनती है। और उस अर्थ में ये सदन जनमत का भी आदर करेगा। ये सदन जनता ने जो अपनी आशा अपेक्षाओं को लेकर के देश को सरकार दी है, उस सरकार का, उसके निर्णयों का आलोचना विवेचना के साथ भी देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ सहयोग करना और साथ सहयोग लेना, ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेवारी है। और मुझे विश्वास है कि उस मिलीजुली जिम्मेवारी निभाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, लोकतंत्र में न धमकियां किसी की चली हैं न चल सकती हैं। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जासा चिट्ठी आया करती थी। आज खड़ा हुआ था। क्या खेल होते थे मुझे मालूम है, तो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि जनता ने मुझे गौर दायित्व दिया है। लेकिन कभी न कभी तो इतिहास के पन्नों पर ये चीजें आके रहने वाली है और इसलिए धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था और इसलिए जो बातें कही नहीं गई है, कृपा करके ऐसी बातों को किसी के मुंह में न डाला जाए, न डाला जाए। कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए। और इसलिए यहां पर यह भी बात होती है, कुछ नया नहीं है, योजनाएं पुरानी हैं। सवाल मैंने उस सदन में भी कहा था, इस सदन में मुझे दोहराना पड़ रहा है, योजनाएं नई हैं, पुरानी हैं, ये विवाद हमें दूर तलक ले जाएगा।
मुद्दा समस्याएं पुरानी है, चिंता समस्याओं की है, समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की है। और हम इस बात के विचार वाले नहीं हैं कि हम यहां बैठे हैं इसलिए ईश्वर ने सारा ज्ञान हमको दिया है। ये सोच हमारी नहीं है। हमने भी 50 कमियां हैं, लेकिन हम वहीं बैठ करके कमियां को पूरी कर सकते हैं। और लोकतंत्र की यही तो ताकत है। कोई पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता, सब मिलकर के पूर्ण होने की संभावना दिखती है। और फिर भी शायद ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कुछ कम भी रह जा सकता है। और इसलिए ये सोच हमारी नहीं है। इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा, और मैं शायद सच निकलूंगा, इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठ करके जो आज वहां बैठे हैं उन्होंने कभी ये कहा हो कि इस देश को आगे बढ़ाने में किसी और का भी योगदान था। जो आजादी के आंदोलन की क्रेडिट किसी को देने को तैयार नहीं है, वो विकास की यात्रा में औरों के भागीदारी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन मैं हूं जिसने मैंने लाल किले पर से कहा था ये देश आगे ले जाने में अब तक की सभी सरकारों का योगदान है, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। इसी सदन में मेरे पिछले भाषण को देख लीजिए, इन्हीं शब्दों को मैंने जिम्मेवारी और गर्व के साथ कहा हुआ है। हम ये नहीं मानते हैं और हम तो ये भी सोच नहीं रखते हैं कि देश का जन्म 1947 15 अगस्त को हुआ था। ये हमारी सोच नहीं है। ये देश सदियों से, सहस्त्र वर्षों से बना हुआ है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खेत और खलिहान में पसीना बहाने वाले लोगों ने यह देश बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया। हम तो आते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं, फिर चले जाते हैं। और इसलिए कृपा करके हम जो है ही नहीं, या जो आपके भीतर पड़ी हुई चीजें हैं, जिसको आपने जिया ऐसे ही है, कम से कम आप जिस नजरिए से जिए हो उस नजरिए से हमें जीने के लिए मजबूर मत करो। और नहीं आप हमें उस प्रकार के आभूषणों से नवाजित करने की कोशिश करें। आपने कहा योजनाओं का, मैं जरा सुनाता हूं। मैं बहुत लंबा जा सकता हूं, 84, 86 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। जब एनडीए सरकार थी तब एक योजना थी, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए, वो बन गई आधार UIDAI। वही योजना नया रंग रूप, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय सुनना पड़ेगा। अटल जी के समय योजना थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। प्लीज अटल जी के समय था साइलेंस प्लीज। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। बैठ जाइए। आप आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जस्ट अटल जी के समय था अंत्योदय अन्न योजना। आप आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान प्लस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना। आप आए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सैनिटेशन कैंपेन।
आप आए निर्मल भारत अभियान, अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। हंगामा करते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। What is this? We heard आनंद शर्मा जी, हमने आनंद शर्मा जी को सुना शांति से, गुलाम नबी जी को सुना शांति से, गुलाम नबी जी आनंद शर्मा जी बोले थे, हम लोगों ने शांति से सुना है। Yes, मर्यादा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। सच कड़वा होता है। Please sit down. Truth is unpalatable. Please understand. Please do not disrupt. Allow the Honorable Prime Minister to proceed. Please. आदरणीय सभापति जी, बैठ जाइए। सर क्या हो रहा है? वो नहीं सुनना चाहिए तो बता दिए, समाप्त करना है क्या? प्लीज प्रोसीड। चुप रहिए आप। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ राजनीतिक बातें भी हुई हैं। ये भी कहा गया ये कौन है, वो कौन है, कितने हैं, वो है, काफी कुछ कहा गया। मैं जरा सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं, वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह, वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर अंडमान तक जाइए। कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज कर रही है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में थे। ये सारे क्षेत्र वो हैं। और इसलिए
हम भी कभी धरातल पर रह करके सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां कहां हुआ है, और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं वो बहुत पुरानी बातें हैं। कभी कभार ये कहने को बड़ा सरल होता है। पुराने जमाने में हमारे सीताराम जी के जो पूर्वज थे वो यही बताते थे लोगों को, देख वो गाड़ी चल रही है ना, उसमें पेट्रोल नहीं जल रहा है, तुम्हारा खून जल रहा है। ये डायलॉग सुने हैं हमने, बहुत सालों से सुने हैं, और उन्हीं डायलॉग पर आज भी हम चले। वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, और इसलिए मैं जरा पूछना चाहता हूं, मेरा प्रधानमंत्री जी से उनकी सारी बात से सहमत होते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूं। चाहे इनका राज है और चाहे आपका राज है, हिंदुस्तान के संविधान में जो कमजोर तबकों को विधानसभा और लोकसभा में तो वो आए हैं, वो इस तरफ पहले आते थे, हमारी तरफ आते थे, अब आपके साथ। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में जो सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए जो हमारे संविधान में आर्थिक और सामाजिक विषमता बराबर के खेल हैं, सामाजिक विषमता के मामले में भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे एजुकेशन वाले, चाहे मेडिकल के किसी विभाग में देख लीजिए, यदि पिछड़ी जात से लेकर के दलित और आदिवासी लोगों की क्या दुर्गति है और कहां पहुंचे हैं वो, ये सामाजिक विषमता को यदि आप दृष्टि में नहीं रखेंगे तो यहां की संख्या से देश नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान धरती से बदलेगा। और धरती की थोड़ी बहुत संख्या आएगी तो निश्चित तौर पर जो लोग आरक्षण से लाभ नहीं पा रहे हैं उनको आपके आने के बाद हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। शरद जी ने मेरे दिल की बात बता दी और मैं उनका आभारी हूं। और कभी आपको मौका पड़े तो एक किताब है सामाजिक समरसता, आप उसको जरूर पढ़िए, जिसमें आपको चाहिए जो आपके भाव है उसकी विस्तार से मैंने व्याख्या की है और आपको आनंद होगा। मैं वो आनंद आपका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो शरद जी ने बात कही है जिसका मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वच्छता अभियान क्या ये कॉरपोरेट के लिए कार्यक्रम है क्या, अमीरों के लिए है क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है। क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं। ये न अमीरों का कार्यक्रम है न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है। टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। क्या ये अमीरों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूं, किस किसान के लिए? गरीब किसान के पास कम जमीन है, पर ड्रॉप मार क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? छोटा किसान है, जमीन कम है, उसकी उपज ज्यादा कैसे पैदा, उसके लिए मशक्कत कर रहा हूं। क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? क्या ये अमीरों के खजाने में जाने वाला काम है क्या? हम कोल ऑक्शन करते हैं, कोल ऑक्शन से पैसा आता है हिंदुस्तान का पूर्वी बेल्ट, जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, पूर्वांचल हो, इतनी प्राकृतिक संपदा, उड़ीसा, इतनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या उन राज्यों को गरीबी से बाहर लाना है कि नहीं लाना है? क्या हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर का विकास होता रहेगा? मेरे मन में दर्द है, जब तक हम हिंदुस्तान का इस संतुलित विकास नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए कोल ऑप्शन से पैसा जाएगा वो इन्हीं राज्यों के पास जाएगा क्योंकि कोल उनके पास है, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्या ये अमेरिका के लिए हो रहा है क्या? ये क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हो रहा है क्या? गंगा सफाई,
इस देश की 40% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गंगा के साथ जुड़ी हुई है। आर्थिक दृष्टि से गंगा सफाई किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, गंगा सफाई किसी के लिए एनवायरमेंट का विषय हो सकता है, लेकिन गंगा सफाई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, एक आर्थिक चेतना जगाने वाली ताकत रखता है। ये वहां के इलाके के गरीब से गरीब लोगों की आर्थिक जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये सरकार आखिरी छोर पे बैठे हुए दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए अपने संकल्प को लेकर के चल रहा है। स्किल इंडिया, आनंद जी बता रहे थे, मैं बताना नहीं चाहता हूं कि कितनी कमेटियां बनी, कितने मिशन बने, कितने लोग आए, कितने लोग गए, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सारी दुनिया, समृद्ध से समृद्ध देश भी एक विषय पे फोकस करके काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे ढंग से, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास भुजाएं हैं, तो उसके हाथ में हुनर भी चाहिए। सिर्फ भुजाओं से बात बनने वाली नहीं है, भुजाओं में हुनर भी चाहिए। अगर हुनर होगा तो मैं समझता हूं इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारे देश का नौजवान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट हिंदुस्तान के सामान्य से सामान्य गरीब, 5वीं कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, 3री कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए ये एक फोकस करने वाला कार्यक्रम है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, कि कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये कॉरपोरेट है क्या? ये गरीब लोग हैं। गरीब को घर देने की कोशिश है। 3 करोड़ घर गांव में बनाने हैं, 2 करोड़ घर शहर में बनाने हैं। और 2022 भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, हम इस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। और इसमें कोई राजकीय एजेंडा नहीं हो सकता है जी। जहां पर कांग्रेस उनकी सरकारें होंगी, हम उनको भी कहेंगे लीजिए, आइए, मिलिए, अपन गरीबों को घर दें। ये इस सरकार उस सरकार का कार्यक्रम नहीं है, देश के गरीबों का कार्यक्रम है। और इसलिए हम उस चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम गरीबों को लेकर के जिन बातों को कर रहे हैं, उसको अगर आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। आप देखते हैं, बड़े बुद्धिमान लोग तो अलग अलग एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस पूरे बजट में 42% डिवोल्यूशन राज्य को जाना हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अलग तरीके से देखने के लिए अब हमारे लिए भी, हमने भी सोचना होगा। अब देश के विकास की हम बात करेंगे तो राज्य की संपदा और राष्ट्र की संपदा, इस मिलाकर के हमको योजनाओं को एक परिप्रेक्ष्य में देखने का समय आ चुका है। और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, और आप तो राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। वे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं, विकास में लगे, आप देखिए वहां की इकोनॉमी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा, आप माननीय सदस्य राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट जब राज्यों के पास गई है तो उस अमाउंट का उपयोग सच्चे अर्थ में विकास में हो। अगर सच्चे अर्थ में विकास में होगा तो राज्य बहुत तेजी से अपनी कठिनाइयों से बाहर आएगा, और उस दिशा में हम सबका ध्यान होना चाहिए, मेरा आग्रह रहेगा। इस बजट के अंदर एक मुद्रा योजना की बात कही गई है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। हम देखते हैं कि हमारे देश में सचमुच में देश की इकोनॉमी कौन चलाता है, इस पर अध्ययन नहीं हुआ है। इस देश के जो सामान्य लोग हैं वे रोजगार भी देते हैं, स्वरोजगार भी करते हैं, और देश की इकोनॉमी को भी चलाते हैं। ऑटो रिक्शा रिपेयर करने वाला होगा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला होगा, ऑटो रिक्शा रखने वाला होगा, स्कूटर रिपेयरिंग करने वाला होगा, साइकिल रिपेयरिंग, जूता पॉलिश करने वाला होगा, फल बेचने वाला होगा, ब्रेड बेचने वाला होगा, सामान्य व्यक्ति। इस देश में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ऐसी इकाइयां हैं, और जो
11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। ये कम अमाउंट नहीं है नंबर। उनकी क्षमता है, एक को रोजी देते हैं या 2 को देते हैं, रोजगार देने की उनकी क्षमता है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि उसको अगर पैसा चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं है जहां से उसको पैसा मिले। 120% ब्याज से वो साहूकार के घर जाता है, पैसे लेता है और आधी जिंदगी उसकी ब्याज देने में चली जाती है। पहली बार ये सरकार इस योजना को लेकर के आई है मुद्रा की, जिसके तहत इसी वर्ग को धन मिलेगा, उसकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगी और उसके कारण वो अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। और मैं मानता हूं देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने वाले जितनी और पहलू है, ये बराबरी के साथ खड़ा रहेगा यूनिट और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। एक ऐसा नया क्षेत्र है जिस पर हमने फोकस किया है और मुझे विश्वास है कि नई ऊंचाइयों पर ले जाने में तो फायदा करेगा। ये लोग वो कौन है? करीब 54% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार चलाते हैं। 46% शहरों में है। और इसमें ये जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 60%, मोर देन 60% या तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं या ओबीसी के हैं। यानी ये समाज का इतना पिछड़ा वर्ग है जिसकी ओर हम अगर ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना काम उसको आगे बढ़ा सकता है और हम इसको रोजगार देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो इनको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होता था, माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खास तौर से रोजगार के संबंध में जो सबसे ज़्यादा फायदा वीकर सेक्शन के लोगों को होने का जो बताया गया है, तो इस संबंध में मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण तो देश में SC, ST और OBC के लोगों को, पहले SC, ST के लोगों को, बाद में आर्टिकल 340 के तहत OBC के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इनको आरक्षण की सुविधा मिली, शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और राजनीति में। लेकिन दुख की बात यह है कि SC और ST के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, तो इसमें खास तौर से जो पदोन्नति में जो इनको आरक्षण मिल रहा था तो वो इनका खत्म हो गया। और इसके अलावा इतना ही नहीं, तो इस वर्तमान सेंटर की गवर्नमेंट में बीजेपी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार चल रही है, तो ये सरकार जो बार बार ये कहती है कि हम पूंजीपतियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इस सरकार में खास तौर से SC, ST के लोगों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि जो और इस सरकार में बड़े पैमाने पर जो, एक मिनट भाई, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस सरकार में आप मेरी बात तो सुने, आप सुन लीजिए। इस सरकार में जो बड़े बड़े कार्य हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में SC, ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और जब तक आरक्षण की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगी तो इन लोगों को जो आरक्षण का अभी तक लाभ मिल रहा था वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो ये कहना सरकार की ओर से कि हम इन लोगों को, इनका उत्थान का ध्यान रख रहे हैं, इनको रोजगार दे रहे हैं, तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना है कि क्या आप प्राइवेट सेक्टर में तो SC, ST के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? तो यदि आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो SC, ST के लोगों को जो रिजर्वेशन की जो सुविधा मिल रही थी, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए धीरे धीरे खत्म की जा रही है। तो क्या ये पूंजीपतियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? क्या ये उद्योगपतियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? तो और यदि नहीं दिया, आप कहते नहीं दिया जा रहा है, तो आप बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो SC, ST वर्गों के लोगों को क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे? आप बताएं इसके बारे में। Thank you. Thank you. Please, no, I'm sorry. I'm not allowing you. Sit down.
down, sit down. Sit down, please. Please, please sit down. Sit down. I would be compelled to take action against you. आदरणीय सभापति जी, ये वरिष्ठ सज्जनों का सदन है। यहाँ अनुभवी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, देश को बहुत कुछ दिया है, ऐसे लोग हैं। मैं बहुत नया हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आदरणीय सभापति जी, 125 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोग, 29 करोड़ लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है और केवल 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सीडेंटल डेथ कवर इंश्योरेंस का है। केवल 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गेनाइज पेंशन स्कीम का कवर है। इसके अलावा बीपीएल कैटेगरी में 3 करोड़ विधवा हों या तो वरिष्ठ नागरिक हो जिनको 300 रुपया से लेकर के 1500 रुपये तक आज पेंशन की व्यवस्था है। अपने आप में इतने बड़े देश में ये व्यवस्था बहुत सामान्य है। हम एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत बड़े कदम उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और अटल पेंशन योजना के तहत हम समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बड़ी आसान सी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। प्रति मास सिर्फ 1 रुपया और 18 से 70 आयु के लोगों के लिए और उसके द्वारा हम 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर बीमा। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जिस प्रकार की अवस्था है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना साल भर के 330 रुपये यानी प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया उसको, और वो भी 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए जिसमें कोई मेडिकल टेस्ट कराए बिना उसका इंश्योरेंस होगा और ये स्वाभाविक क्रम में भी मृत्यु हो जाए तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध होगा उसके परिवार में। अटल पेंशन योजना, पेंशन राशि के विकल्प में किसी को अगर 60 साल के बाद 1000 रुपये पेंशन चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 या 5000 चाहिए, जितना पेंशन चाहिए उसके हिसाब से ये योजना काम करेगी। अगर कोई 20 साल का युवक इससे जुड़ता है और यदि वह 5000 रुपये का पेंशन चाहता है 60 साल के बाद, तो उसको 60 साल की आयु तक 248 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा और वो 60 साल के बाद जीवन भर प्रति मास 5000 रुपये की पेंशन उसको मिलती रहेगी और अगर वो पहले उसका स्वर्गवास हो गया तो ये पेंशन उसकी पत्नी को कंटिन्यू रहेगी। इतना ही नहीं, दोनों नहीं रहेंगे तो बच्चों को 8.5 लाख रुपया जो उन्होंने जमा किया है वो वापस मिलेगा। यानी हमारे देश में एक सोशल सिक्योरिटी के विषय में जो एक अवेयरनेस चाहिए, देश जहां पहुंचा है वहां हमारे समाज के इस तबके के आखिरी जिंदगी के लिए एक संतोष और सुरक्षा का भाव हो, उसकी दिशा में हमने काम करने का एक प्रयास शुरू किया है और एक प्रकार से सारे देश को किसान, हमारा किसान ये मांग रहे थे भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं, बूढ़ा हो जाता हूं, बच्चे अलग कर देते हैं, मेरे पास पेंशन होता तो इस व्यवस्था के कारण किसान को भी पेंशन मिलेगा। गृहिणी है, बुढ़ापे में अगर बच्चे ने छोड़ दिया और घर में बच्चे नहीं है, परेशानी है, तो पेंशन स्कीम से उसको लाभ मिलेगा।
एक नया प्रयास हमने किया है गोल्ड बॉन्ड का, और उसमें भी हम देखते हैं देश आजाद हुआ, लेकिन अभी भी हमारे गोल्ड का हॉलमार्क कोई कोई विदेशी हॉलमार्क से चलता है। ये मन को चुभता है कि हमारे देश के हॉलमार्क का गोल्ड नहीं होना चाहिए क्या, और इसलिए अब कॉइन होगा, गन्नी होगी, बिस्किट होगा अशोक चक्र के एम्बार के साथ, और जिसका दुनिया में भी पहुंच होनी चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो स्वाभिमान से जुड़ जाती हैं, उसके कारण बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है। हम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, आज कहते हैं हमारे यहां 20,000 टन सोने की बात होती है। अब हमारे आनंद शर्मा फिर खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मोदी ने 20,000 टन कहा था, दिखाएं। मैं कहता हूं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। नो इंटरवेंशन प्लीज, प्लीज डू नॉट इंटरव्यू। नो नो, ही इज नॉट कंसीडिंग, ही इज नॉट कंसीडिंग, प्लीज। आई एम सॉरी। आज सोने का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्लीज रिज्यूम सोने का, प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। ही इज नॉट कंसीडिंग। No, no, he is not conceding. Please sit down. Sharma Saab, please don't. He is not conceding. Please sit down. आज गोल्ड मॉनेटाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में एक प्रकार से वो डेड मनी की अवस्था में पड़ा है। वो अगर सर्कुलेशन में आता है तो देश की इकोनॉमी को एक बड़ा ड्राइविंग मिलता है, और इसलिए हम चाहते हैं, पहले नियम था कि आधे किलो से कम नहीं, अब कोई नियम नहीं रखना चाहते हम, थोड़ा सा भी हो रखो, पैसे लो और अपना गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैं समझता हूं इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में ये जो हमारा डेड मनी एक प्रकार से गोल्ड के रूप में पड़ा है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेटल प्रत्यक्ष लें, आप कागज के रूप में भी गोल्ड ले सकते हैं, और जब कागज वापस देंगे उस समय का जितना गोल्ड होता होगा वो आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो हमारे इम्बैलेंस रहता है उसको भी बैलेंस करने के लिए उसके कारण प्रयास होगा। एक ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण मैं समझता हूं कि काफी लाभ होगा। एक बात निश्चित है, देश में अच्छी स्थिति लाने के लिए अच्छी नीति की भी जरूरत है, अच्छी रीति की भी जरूरत है। अकेली नीतियों से परिणाम नहीं आएगा, अकेली रीति से ही नहीं आएगा। नीति और रीति का कॉम्बिनेशन चाहिए। नीति और रीति की पटरी पर ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है, और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम अपनी ऐसी कार्यशैली को विकसित करना चाहते हैं जिस कार्यशैली के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पर श्रीमान गुलाम नबी जी ने भी और श्रीमान आनंद जी ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के बड़ी पीड़ा व्यक्त की, और मैं देख रहा हूं जैसे पानी में चना सूखता है ऐसे सूख रहे हैं लोग। इतना दर्द हो रहा है इनको कि ट्रांसफर हो गई। मैं जरा कहना चाहता हूं, उपदेश देने से पहले जरा हम भी आईने में देख लें अपने आप को। 2004 में आपकी सरकार बनी थी। 2004 में सरकार बनते ही आपने एक पल के विलंब बिना कैबिनेट सेक्रेटरी को हटा दिया था। आपकी 2004 में सरकार बनी थी, आपने सीनियरिटी को छोड़ करके फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने पल भर में होम सेक्रेटरी को निकाल दिया था। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने महत्वपूर्ण डिफेंस सेक्रेटरी को पल भर में निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आपने अपमानित करके गवर्नरों को अंधेरे में रख करके निकाल दिया था। हमने ये काम नहीं किया। और गुलाम नबी जी, आप तो हेल्थ मिनिस्टर, आप हेल्थ मिनिस्टर थे जब आप ही के विभाग का एक सेक्रेटरी पोलियो के लिए यूएन का सम्मान प्राप्त कर रहा था। एक हाथ में यूएन का सम्मान चल रहा था और दूसरे हाथ में आपने निकाल दिया था। और इसलिए हम क्या क्या खोलना चाहते हैं तय करें। मैं नया हूं लेकिन खजाना बहुत बड़ा है।
और इसलिए हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते वो हम तय करें। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी कोशिश ये है, गुड गवर्नेंस हमारा प्रयास है। यहां पर यह भी बात आई कि भाई कुछ हमारे समर्थकों के मुंह से भी आती है, कुछ हमारे प्रति अच्छा भाव रखने वालों का भी आता है, और कुछ विशेष प्रेम करने वालों का भी आता है। और मुझे तो विशेष प्रेम करने वालों को प्रेम बहुत मिला है। जमीन पे कुछ नजर नहीं आता है। मोदी जी की बात तो बहुत अच्छी है, मोदी जी सोचते अच्छा है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अब लंबे अरसे तक सत्ता में रहे और सत्ता का एक नशा होता है, भगवान करे हम बच जाएं। और जब सत्ता का नशा होता है तब सर काफी ऊंचा रहता है, और जब सर ऊंचा रहता है झुकने की आदत छूट जाती है, और जब झुकने की आदत छूट जाती है तब जमीन दिखती नहीं। और इसलिए जितना झुकोगे उतना ही जुड़ोगे। और इसलिए मैं जो जमीन की बात पूछना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूं, काम कैसे होता है। रेलवे सरकार की, हाईवे सरकार के, लेकिन दोनों के बीच इतना टकराव चलता था कि 350 से अधिक प्रोजेक्ट हाईवेज के रेलवे मंजूर नहीं करती थी, या रेलवे के प्रोजेक्ट हाईवे मंजूर नहीं कर रहा था। किसी को रोड क्रॉस करके रेल ले जानी है और किसी को रेल क्रॉस करके हाईब्रिड ओवरब्रिज बनाना है। 350 और कई सालों से हम आए, हमारे ध्यान में आया, हमने दोनों डिपार्टमेंट को बिठाया, साइलो को खत्म किया, दोनों के बीच एमओयू किया, और मुझे आज खुशी है इसका ऑनलाइन पोर्टल बना है, ऑनलाइन क्लियरेंस दिया जाता है। 350 सालों से अटके हुए सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो गए दोनों डिपार्टमेंट में, और कोई भी प्रपोजल आएगी 60 दिन में क्लियर करना तय कर दिया गया। 60 दिन के भीतर जो काम अभी प्रोसेस में है, आज सिर्फ 22 प्रोजेक्ट हैं जो प्रोसेस में है। ये है गुड गवर्नेंस, ये है काम होना। आप देखिए, मैं जरा आपको हिसाब देता हूं जमीन पे क्या होता है। 2000 यूपीए के समय की मैं बात करता हूं, पर डे 7.4 किलोमीटर का हाईवे का अवार्ड होते थे, और 5.2 किलोमीटर पर डे अचीव होता था। हमारे 9 महीने का हिसाब दे रहा हूं जी, आनंद जी, हम पर डे 18 किलोमीटर का अवार्ड देते हैं, और अब तक का रिपोर्ट है 10.1 किलोमीटर पर डे हम अचीव करते हैं। डबल काम कैसे चलता है, सरकार नीचे जमीन पर कैसे दौड़ती है। रेलवे 2013-14 न्यू लाइन एंड यूपीए 390 किलोमीटर, न्यू लाइन 9 मैन एनडीए 2 410 किलोमीटर। 2013-14 गेज कन्वर्जन 585 किलोमीटर, 9 महीने हमारे 700 किलोमीटर। यूपीए डबलिंग 675 किलोमीटर, हमारा 810 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जमीन के साथ जुड़ें तो जमीन पे क्या चल रहा है वो अपने आप पता चलने लग जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक आदर्श ग्राम योजना, मुझे खास करके कुछ माननीय सांसदों का आभार भी व्यक्त करना है, उनका अभिनंदन करना है। करीब 660 सांसदों ने इस काम को आगे बढ़ाया है और बड़े मनोयोग से आगे बढ़ाया है। कुछ लोगों की जो मुझे जानकारी, ऐसे ही मुझे उल्लेख करना अच्छा लगता है, खास करके
मैं आदरणीय मोतीलाल जी की बात करना चाहूंगा। मोतीलाल जी वोरा, मोहाली, उन्होंने उस गांव को इतना बढ़िया सा काम किया है जी छत्तीसगढ़ में। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों को जनधन के अकाउंट खुलवा दिए और खुद ने इंटरेस्ट लिया, आधार कार्ड से जोड़ दिया और सरकारी वितरण की दुकान की निगरानी और चौकसी कमेटियों का निर्माण किया है ताकि पीडीएस सिस्टम का लाभ गरीब से गरीब को मिले। ये आदरणीय मोतीलाल जी ने इस काम को लागू किया। यानी किस प्रकार से हमारे आदरणीय सांसद रुचि लें तो एक नया मॉडल गांव के लिए विकसित हो रहा है। मेरे पास कईयों की जानकारी है। मैं देखा हमारे पार्लियामेंट के श्रीमान कामाख्या प्रसाद जोरहाट से, उन्होंने आईसीडीएस और मिड डे मील उसकी निगरानी के लिए काफी परफेक्ट व्यवस्था बनाई ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिले। हमारे श्रीमान अशोक जी, हमारे उड्डयन मंत्री, उन्होंने भी आंध्र के अंदर एक गांव जो उन्होंने दत्तक लिया, लोग शराब पीते थे और वातावरण ऐसा बनाया कि जिसके पास शराब की दुकान का लाइसेंस था उसने सामने से होकर के कह दिया कि मैं सरेंडर करता हूं लेकिन मैं इस गांव को शराब मुक्त करूंगा। अगर हम लोग चाहें आदत ग्राम योजना को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, मैं समझता हूं कि इसको हमने सबका सहयोग रहेगा तो ये काम आगे बढ़ेगा। लेबर के संबंध में आपको मालूम होगा कि कई वर्षों से हमारे मजदूर ने जो पसीना बहा है उसके करीब 27,000 करोड़ रुपीस, 27,000 करोड़ रुपीस, आप अमाउंट छोटी नहीं है, उसका कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों? तो किसी के 50 रुपया है, किसी के 100 रुपया है, किसी को 200 रुपया है और वो बेचारा मजदूरी एक जगह पे करता था, अब दूसरी जगह पे चला गया, वापिस वो 50-100 रुपये लेने के लिए जाना, उसके ज्यादा जाने का खर्चा होता है। और इसी के कारण कुछ लोग बेचारे का स्वर्गवास हो गया। कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकारी खजाने में 27,000 करोड़ रुपया मजदूरों के पैसे पड़े हैं। हमने कोशिश की है कि योजना बनाने की, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के द्वारा लेबरर्स को वो कहीं पर भी जाएगा, वो इस अकाउंट के नंबर के साथ उसका जो भी मनी होगा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इसके कारण वो जो 27,000 करोड़ के भी उसमें उसका कोई हिस्सा पुराना पड़ा होगा वो भी उसको चला जाएगा। गरीब के हक का पैसा है, सरकार कहीं और लगाना नहीं चाहती, उन पैसों को हम वापस करना चाहते हैं और ये काम मैं समझता हूं धरती पर एक अच्छा काम इसके द्वारा हुआ है और इसका लाभ मैं जरूर मानता हूं मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बहुत बात हुई है, मैं उससे के लिए और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। यहां पर एक चर्चा आई फर्टिलाइजर के संबंध में। आप जानते हैं 112 लाख मीट्रिक टन, 112 लाख टन यूरिया पिछली बार जो था, इस बार 117 लाख टन यूरिया का खाद बिक्री ऑलरेडी हो चुकी है और इसलिए उसमें भी कोई पीछे रहने का कारण नहीं है। हम बार बार मनरेगा की चर्चा करते हैं। मैंने उस सदन में जो कहा है उसको रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि वो बात अच्छी तरह रजिस्टर हो गया है, बात पहुंच गई है। अब देखिए, मैं एक थोड़ा आधार कार्ड जिसकी चर्चा होती है वो और मनरेगा, मुझे कंपैरिजन आलोचना करने के लिए नहीं करनी है, लेकिन मेरे में हिम्मत है कहने की और मेरे संस्कार भी है कि पुरानी सब सरकारों का कोई न कोई योगदान है, तभी तो देश यहां पहुंचा है। हो सकता है कि जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने में रुकावटें आई होगी, उसमें भी योगदान होगा, लेकिन ये आधार कार्ड जिसकी चर्चा होती है, यूपीए के 45 महीने में 45 महीने यानी करीब 3.5 साल 7 करोड़ आधार आधारित हस्तांतरण हुए। एनडीए के 9 महीने में 17 करोड़ हुए। कहां 45 मंथ्स और कहां 9 मंथ्स। यूपीए के 45 महीने में 5,000 आधार नंबर मनरेगा के साथ लिंक किए गए।
एनडीए के 9 महीने में 8 लाख उसके साथ जोड़ दिए गए। कहां 5,045 महीने का और कहां 9 महीने का 8 लाख। यूपीए के 45 महीनों में 1.7 करोड़ आधार जॉब कार्ड के साथ जोड़े गए थे। हमने 9 महीने में ये काम 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया। कहां 1.7 और कहां 5। और इसलिए कभी कभार धरती पर, मैंने कहा, नीति और रीति दोनों की पटरी पर ही विकास होगा। हम मनरेगा की बात करते हैं, 100 दिन रोजगार की हमने गारंटी की बात कही है, गरीब परिवार को कही है। गरीब परिवारों को 100 दिन रोजगार अधिकार के सामने 2013-14 में एवरेज 42.5 दिन ही रोजगार मिला है। 42.5 यानी 50% भी नहीं पहुंचे हैं। 100 दिन की रोजगारी कितनों को मिली 2013-14 में? ओनली 6.35%। हमने, और सबसे बड़ी बात, यूपीए ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये विषय आया मनरेगा का, तो स्वीकार किया है कि मनरेगा में 5 साल में जो 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, हमारे पास उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई आपकी एफिडेविट है। अब मुझे बताइए कि हम योजनाओं, उसकी चर्चा, वाहवाही, नियम, कानून बड़े सब ठीक है। देश को आवश्यकता है, जो भी अच्छा है उसको हम धरती पर उतारें, गरीब के घर तक पहुंचाएं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन के बदलाव लाने का प्रयास करें। और आप देखेंगे 9 महीने में आप देखेंगे कि सरकार का प्रयास उस दिशा में है। यहां पर आदरणीय मायावती जी ने बुंदेलखंड की चर्चा की थी। बुंदेलखंड के 2 हिस्से हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी है। और मध्य प्रदेश के 6 जिलों के लिए 3,760 करोड़ रुपए दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के लिए 3,506 करोड़ रुपए दिए गए थे। मध्य प्रदेश में 96% अमाउंट खर्च की गई। उसका परिणाम क्या आया? बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश का हिस्सा, उसका परिणाम यह आया कि गेहूं के उत्पादन में 1629 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2323 किलोग्राम तक वो गेहूं उत्पादन को ले गए। सिंचाई में इन पैसों से उन्होंने 1,42,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के अंदर जोड़ा। दूध उत्पादन वहां 9 लाख लीटर था, वो 9 लाख टन था, जो 12 लाख टन तक वो ले गए। 561 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटियों को उन्होंने प्रारंभ किया। पेयजल आपूर्ति में 40 लीटर प्रति व्यक्ति से 55 लीटर तक वो पहुंचा के ले गए। अब उत्तर प्रदेश के आप हैं तो मैं कहना नहीं चाहता हूं वहां क्या हुआ है, उसका रिपोर्ट मैं नहीं देता हूं, लेकिन आपने जो चिंता व्यक्त की है हो सकता है उसमें सच्चाई हो और उसके आपका दर्द सही हो, लेकिन मध्य प्रदेश जहां दूसरा पार्ट था उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यहां पर बंगाल की भी चर्चा हुई। मैं जरा, जो लोग एक बहुत बड़ा वैश्विक विचारधारा लेकर के, इंपोर्टेड आइडियाज लेकर के देश चलाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, 30 साल तक पश्चिम बंगाल में उनको राज करने का अवसर मिला। आज जो स्थिति है, मैं इसके लिए डायरेक्ट आपको दोष नहीं देता, आप बाकी जो करना करें, क्योंकि सीआर आपका ठीक रहना चाहिए। तीस वर्षों में पश्चिम बंगाल, जो कि कभी हिंदुस्तान में औद्योगिक एक्टिविटी का कैपिटल हुआ करता था,
कलकत्ता देश की औद्योगिक राजधानी के रूप में उसकी पहचान थी, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। कृषि विकास बहुत तेज गति से बढ़ने वालों में पश्चिम बंगाल था। 30 साल में वो माइनस तक पहुंच गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट बंगाल का हिस्सा 1980 में 10% था, जो 4% आ गया। 1976-77 में कुल फैक्ट्रियां में से 7.6% बंगाल में थी, जो 2008-9 में सिर्फ 4% हो गई। Please, no, resume your place. Please do not intervene. Do not intervene. Please sit down. Agriculture growth. No, please sit down. 1966 Please to sit down. 76. Please sit down. 1966 to 76. Agriculture growth in Pashchim Bengal was 17.3% की वृद्धि हुई थी और 2001-07 में 7.8% रह गई। 2007 में NSS नेशनल सैंपल सर्वे में पाया गया कि स्टारवेशन में स्थिति बंगाल में सबसे ज्यादा थी। 60% स्कूलों में बालिकाओं के लिए 60% स्कूलों में बालिकाओं के लिए फंक्शन टॉयलेट है, जबकि नेशनल एवरेज 75% है। Please, और इसलिए कल सीताराम जी ने कल एक बात सीताराम जी ने कही please resume your place. और उन्होंने कहा Please resume कि your नोकिया place. Do not intervene. चेन्नई में Do not नोकिया intervene. का जो कारखाना है Please sit. वो बंद हो गया। He is not conceding. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. आपको मौका मिलेगा, Please sit down. मौका मिलेगा, मौका Please मिलेगा sit सीताराम। down. Yachuri ji, please do not. हमारे देश में No, this is जॉब not. क्रिएशन Please ये हमारी आवश्यकता है don't do this. और जॉब क्रिएशन की दिशा में हम जितना आगे बढ़ सके, और अगर जॉब क्रिएशन में आगे बढ़ना है Please resume. तो हमें मेक इन इंडिया के मंत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा, You know the procedure. इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा You know the और procedure. इंफ्रास्ट्रक्चर Please sit down. जितना तेज गति से आगे बढ़ेगा, Please sit down. रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी No, और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए Please sit down. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर sit को down. बल देना चाहिए। कल श्रीमान सीताराम जी ने चेन्नई में You know the नोकिया की जो procedure. फैक्ट्री Please बंद हो resume your गई, place. उसकी चिंता व्यक्त की थी। 25,000 You know लोगों the का जॉब procedure चला very गया, well. उसकी No, no. चिंता व्यक्त की थी। You और इसलिए मैं चाहता हूं, बैठ जाइए. पिछली बार जो Please. उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नोकिया की जो फैक्ट्री बंद हो गई है, इस सरकार के कारण नहीं हुई है, पिछली सरकार के कामों के कारण उसका परिणाम हुआ है। आपकी चिंता सही है, 25,000 लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने एक दिशा में प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास का परिणाम होगा कि आने वाले दिनों में नोकिया फिर से शुरू हो और लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि रोजगारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना होगा, रोजगार के लिए हमने इसको बल देना होगा और उस दिशा में हम प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में डिजिटल इंडिया की बात कही है। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि किसी समय एक थियरी दुनिया में चलती थी, हैव्स एंड हैव नॉट की। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में डिजिटल डिवाइड भी गरीबी और पिछड़ेपन का एक कारण बन सकता है और इसलिए हमने कभी भी देश में डिजिटल डिवाइड की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और डिजिटल डिवाइड पैदा ना हो, सबको समान रूप से आज जो नया वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का भी, भारत के पास आज करीब 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है, देखते ही देखते 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। हम मोबाइल गवर्नेंस की ओर जाना चाहते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मोबाइल पर इसकी व्यवस्था कैसे मिले और उसके लिए उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं साहब, नॉर्थ ईस्ट में जहां के नौजवानों को अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे हैं,
क्या हमारे बीपीओ सेंटर्स हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद ही चलने चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के इन नौजवानों के पास भी जाने चाहिए? हमारी कोशिश ये है कि उस दिशा में हम जाएं ताकि हमारे नौजवान को भी हम रोजगार की व्यवस्था करें। ब्लैक मनी के संबंध में सबने काफी चिंता जताई है। यही एक विषय है जो कुछ समय पहले कोई छूने को तैयार नहीं था, बोलने को तैयार नहीं था। हम ही बोलते रहते थे और उस समय अनेक प्रकार के आंकड़े आते थे। और मैं मानता हूं कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनाओ 2011 में, अगर उसी समय एसआईटी बना देते, उसी समय कार्यवाही शुरू करते, तो जो सपना हम देख रहे हैं कि इतने रुपये आते और इतने रुपये जाते, ये संभव होता। लेकिन वो समय इसलिए नहीं किया गया एसआईटी, किसी को बचाने का इंटरेस्ट था। अगर उस समय एसआईटी बन जाती और उस समय प्रक्रियाएं हुई होती तो रुपये आने जाने का जो समय मिला है वो समय नहीं मिलता। और मैं मानता हूं अभी भी देश ने एक एक पाई वापस लानी चाहिए। हम काले धन के लिए आवश्यक जो भी कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए करते हैं। इतना ही नहीं, G20 समिट की बात हो, स्विट्जरलैंड के साथ डायलॉग की बात हो, अमेरिका के साथ एमओयू करने की बात हो, दुनिया के देशों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हम एमओयू करते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक नए देश जुड़ रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बिना लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ भारत के नागरिकों को विदेश में उनकी कोई भी संपत्ति हो, धन हो, उसकी जानकारी देने के लिए कानूनी बंधन अब शुरू हो जाएगा और इसलिए चीजें प्रकट होगी और उसी में से हम देश का काला धन वापस लाने का हमारा संकल्प है। उस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे और हमने करना चाहिए। यहां पर हमारे सभी आदरणीय सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण की चिंता की है। मैं ये वरिष्ठ जनों का सदन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रावधान में किसानों के खिलाफ कोई भी बात हो, मैंने डे वन से कहा है, हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हुआ है उसमें कमियां हैं, क्योंकि वो करने वाले में हम भी थे। हम ये मना नहीं करते कि हमने नहीं किया है। अगर अच्छा है तो हमें क्रेडिट मत दो, लेकिन पाप है तो कुछ पाप का भागीदारी हमारी भी है। लेकिन अब हमें उसमें से बाहर आना चाहिए, देश हित के लिए आना चाहिए, विकास के लिए आना चाहिए। और मैं इसको अहंकार का और राजनीति का पहलू बनाना नहीं चाहता हूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सफल करना होगा, किसानों को पानी पहुंचाना होगा, तो इरिगेशन के लिए हमें जमीन लगेगी। हमें ग्राम सड़क बनानी होगी तो हमें जमीन लगेगी। हमें रूरल हाउसिंग करना है, गरीबों के लिए घर बनाना है तो जमीन लगेगी। और ये जमीन नहीं मिलने का प्रावधान वर्तमान कानून में नहीं है। और इसलिए दूसरा, मेहरबानी करके एक अपप्रचार हम न फैलाएं कि कॉम्पनसेशन कम होने वाला है। कॉम्पनसेशन के विषय को तस्सू भर भी हाथ किसी ने नहीं लगाया और नहीं लगने वाला है। जितना कॉम्पनसेशन तय हुआ है वही होगा। और इसलिए कृपा करके हम ये न करें। लेकिन कानून यहां बना 13 में, हुआ क्या? 14 के जनवरी में लागू हुआ। हरियाणा में जुलाई महीने में, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, उसने इसी कानून के तहत जो रूल्स बनाए, वो रूल्स के अनुसार ये कॉम्पनसेशन देने से उन्होंने मना कर दिया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार, कानून बनाया हमने। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों के लिए इस कानून के तहत काम करना मुश्किल। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मुश्किल है, उनको कठिनाई महसूस हो रही है। अगर हम और इसलिए सभी राज्यों ने अपनी व्यथा, और ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, राज्यों के रक्षा करना ये आपका भी दायित्व है। और इस सदन की पहली जिम्मेवारी है कि राज्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं कि हम पर यह कानून बोझ बन गया है, हमारी कठिनाइयां दूर करें। इस नए कानून से राज्यों की आशा आकांक्षा के अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ है। कानून रहेगा, कमियां दूर करनी है।
उसमें भी कोई कमी है वो भी दूर करनी है। और मैं आपको निमंत्रण करता हूं, आप आइए, सहयोग कीजिए और हम मिलकर के हमारे देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जिस कानून ने 1894 से 2014 तक 120 साल तक इस देश का विकास भी किया, इस देश के किसान की सेवा ही की, अचानक रातों रात वो सब बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के किसानों की चिंता करनी है, उसको सुरक्षा करनी है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए पूरी तरह, उसका पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम सबको मिलकर के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। एक दूसरा भ्रम फैलाया जाता है, कृपा करके आपकी गलत इंफॉर्मेशन करके हुआ का इरादा शायद गलत न भी हो, लेकिन ऐसा हम न करें। सरकार खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो कवरेज 67% लोगों का है, गरीबों का, उसमें से कुछ भी कम करने का सरकार का निर्णय नहीं है। कृपा करके कोई कहता है 67 का 40 हो जाने वाला है, मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। और कृपा करके इस प्रकार के भ्रम न फैलाए जाए और हम लोगों को तकलीफ न करें। ये जो डिवैल्यूएशन हुआ है, उनको जो काम दिया गया था वो था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, रिपोर्ट तो 50 प्रकार की सरकार में आती है, आप भी देते हैं, रिपोर्ट के आधार पर नहीं होता है। सरकार अपना निर्णय बताती है, सरकार का निर्णय मैं आपको बताता हूं और मैं मानता हूं कि आप सरकार के निर्णय से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी बात है, इस नए डिवैल्यूएशन के कारण, 42% डिवैल्यूएशन के कारण पश्चिम बंगाल को, डायरेक्ट जी, पश्चिम बंगाल को 22,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेगा, ओडिशा को 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ मैं सारा बता सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं 3 का ही लाया हूं। सारा बजट स्पीच में है, सारा तेलंगाना भी आ जाए, सबको मिल रहा है, सबको 42% मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात, खनीज की रॉयल्टी, खनीज की रॉयल्टी, खनीज की रॉयल्टी, खनीज की रॉयल्टी 1.5 गुना बढ़ा दी गई है, जो ज्यादातर इन पूर्व के राज्यों को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, जो कॉल ऑक्शन हुआ है उसके कारण जो पैसा आने वाला है वो भी स्टेट के पास जाने वाला है। अब तक 19 कोल माइंस का ऑक्शन हुआ है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम उसमें निकली है। ये रुपया भी इन राज्यों के पास जाने वाला है। आज हिसाब बैठता है कि राज्यों के पास टोटल जो अमाउंट है उसका बल्क 62% राज्यों के पास होगा, सिर्फ 38% केंद्र के पास होगा। एक पूरी स्थिति बन रही है प्लीज, और इसलिए यू नो द प्रोसीजर्स, कुछ लोग कहते हैं रिज्यूम योर प्लेस, ही इज नॉट कंसीडिंग, you know the procedures, Mr. O'Brien, you know the procedures. आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। इतना ही नहीं, यहां पर विदेश नीति की भी चर्चा हुई है। विदेश नीति में ये बात सही है, आपको विरासत में मिला है, मैं आपकी चिंता से, हाँ, नहीं वो बड़ा, आपको विरासत में मिला है, नहीं आपको विरासत में मिला है, भाई बैठ जाइए, नहीं ये आप, अरे भाई बैठ जाइए आप प्लीज। विदेश नीति की चर्चा हुई, प्लीज बैठ जाइए विदेश नीति में, दिस इज नॉट योर टाइम, प्लीज सिट डाउन, दुनिया के, डोंट इंटरवीन। आज हम मान के चलें, दुनिया की पहले की जो स्थिति थी, मिस्टर येचुरी प्लीज, दुनिया की जो पहले की स्थिति थी, भाई बैठ जाइए। What is this going on? आज दुनिया अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। पहले जिस प्रकार से,
बैठ जाइए, जिस प्रकार के खेमे थे दुनिया में, वो खेमे का रूप बदल गया है। You've had your भारत chance के to speak. हितों की नहीं बैठ जाइए, सुप्रीम आप बोल रक्षा, चुके हैं। All यही of you हमारे have विदेश spoken. नीति के केंद्र Now बिंदु you में please है, listen. सभी सरकारों के लिए भी वही केंद्र बिंदु में बैठ होता जाइए। है, और उसी को लेकर के और दुनिया की सभी बैठ शक्तियां भारत के महात्म्य को समझे। और मैंने चुनाव के पहले भी कहा Just a था minute. और चुनाव के बाद भी कहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था, Please. वैश्विक संबंधों के संबंध में हमारी सोच साफ है कि हम दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ विशेष गहरे संबंध हम बनाना चाहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि हम दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे, दुनिया के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आंख झुका करके जीना पसंद नहीं करते और आंख दिखा करके भी दुनिया के संबंध नहीं बनते हैं। इसलिए हमारा रास्ता है आंख मिला करके दुनिया में भारत का स्थान करना। इसी दिशा में, उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको खुशी होगी, अभी अफगानिस्तान से फादर प्रेम का वापिस आना आतंकवादियों के कब्जे से, ये छोटी घटना नहीं है। और पिछले 9 महीने में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में फंसे हुए 12,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। हमारे केरल की हमारी नर्सिस बहनें आतंकवादियों से वापस क्या होगा, सबके लिए सांस अद्दर हो गए थे, वो वापस लाने में सफलता मिली है। और इतना ही नहीं, टिकट देकर के यहां तक लाना और उनके होम स्टेट तक जाने के लिए विमान की टिकट देना तक का प्रबंध इस सरकार ने किया है। और इसलिए विश्व में भी रहने वाले दूसरी एक व्यापक चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर के हुई है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनी है और सरकार चलेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। किसी के बयान से हम उसका समर्थन कतई नहीं कर सकते। आतंकवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी और इसलिए और हम कहीं पर भी कोई बयान दें और हम यहां पर उसके जवाब देते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं क्या है, उसी योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। और इसलिए ऐसी बातें मैं साफ बात कहूं कि कश्मीर के मतदाताओं ने न सिर्फ लोकतंत्र की आन बान शान को बढ़ाया है, लेकिन जो दुनिया भर में भ्रम फैले हुए थे कश्मीर के बाबत में, इन सारे भ्रमों को निरस्त करने का काम सर्वाधिक मतदान करके कश्मीर के मतदाताओं ने पूरा किया है। और इसलिए हिंदुस्तान जिस बात की वकालत पिछले 50 साल से कर रहा था, उसको थप्पा मारने का काम कश्मीर के नागरिकों ने किया है। हम उनकी जितनी बधाई करें उतनी कम है और मैं उनका कश्मीर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारा भरोसा कश्मीर के नागरिकों के प्रति है और कश्मीर के नागरिकों के भरोसे के प्रति हम देश की एकता, बैठ जाइए, हम देश की एकता और अखंडता के साथ, हम देश की एकता और अखंडता के साथ प्रतिबद्ध ऐसे लोग हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम से, आदरणीय सभापति जी आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के सदनों ने जो प्रस्ताव पारित किए हुए हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को। मैं फिर एक बार सदन को प्रार्थना करता हूं, कि हम सब मिलकर के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें और मैं सबका धन्यवाद करता हूं।